अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो जोड़ तोड़ सियासी अलाइनमेंट्स, नई अलाइनमेंट्स, पुरानी अलाइनमेंट्स, खेल, एक अजीब सा होती हुई सियासत हमें अक्सर नजर आती है। और कभी पाकिस्तान की सियासत डेड भी नहीं होती, कभी पाकिस्तान की सियासत बोरिंग नहीं होती, हमेशा कुछ ना कहीं चलता रहता है। और इस वक्त जो कुछ जहां पर चल रहा है वो है हमारा आजाद कश्मीर। वहां पर हुकूमत जो है उसकी तब्दीली, उस जो फेस ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी तब्दीली होने का एक बड़ा कवी इम्कान है। इसी हवाले से आपने दो पाकिस्तान की बड़ी अहम सियासी जमातें जो कि वफाक में इत्तेहादी मानी जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के गुज़िश्ता रोज के मौक़िफ़ सुने जब उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि नून लीग का कहना यह था कि हम जो तहरीक अदम एतमाद है उसको कामयाब कराने में हम पीपल्स पार्टी का साथ आज़ाद कश्मीर में ज़रूर देंगे। और जो वहाँ के वज़ीर आज़म है चौधरी अनवारुल हक, उनको बदलने की कोशिश में उनका साथ देंगे पीपल्स पार्टी का, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हम ये जो तब्दीली ला रहे हैं इसमें हम एक तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं और भरपूर तरीके से ला रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो एक नंबर है, मैजिक फिगर जिसको कहा जा रहा है 27 का हिंसा, वो अबूर कर लिया और हमारे पास इतनी ताकत ऐवान के अंदर आ गई है कि हम हुकूमत की तब्दीली करें और जो तहरीक अदम एतमाद है उसको लाकर कामयाब बनाएं। अब यहाँ पर ये सारी सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इसका जो लुब्बे लुबाब है, अगर एक और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात की बात करें, तहरीक इंसाफ की, तो उनका मौक़िफ़ हमने आपको कल सुनवाया था प्रोग्राम में, जिसमें कि शेख वक़ास अकरम, उनके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने ये बात की थी कि ये जो एक तब्दीली वहां पर लाई जा रही है, इसमें आप लोग इस चीज को ना सामने रखें कि इन दोनों बड़ी जमातों की कोई लड़ाई हो रही है, ये एक दूसरे के हरीफ हो गए, बल्कि इसको आप एक ऐसी स्ट्रेटजी समझें कि जिसमें अपोजिशन लीडर ही अपना लाना चाह रहे हैं, यानी नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा, वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और आने वाले वक्तों में जो चीज इन्होंने करनी है दोनों ने मिलकर, वो ये करनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वहां पर होनी है, और वो तैनाती ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं ताकि पीटीआई का रास्ता रोका जा सके। अब ये वो इल्जाम है जो कि पीटीआई तो चले देख रही है, लेकिन ये बात हम जानेंगे और पूछेंगे कि वहां पर ये तब्दीली किस तरीके से अब होगी, वहां के रूल्स क्या कहते हैं। जिस तरह से अगर हम वफाक की बात करें तो नेशनल असेंबली में रूल ये कहते हैं कि 14 दिन का एक वक्त होता है, अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो 14 दिन के अंदर स्पीकर जो नेशनल असेंबली के हैं उनको उसको फिक्स करना पड़ता है वोटिंग के लिए। तो क्या रूल्स कहते हैं आज़ाद कश्मीर में जब नेशनल वहाँ की असेंबली की बात होती है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी लतीफ अकबर साहब मौजूद, स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए जो हिंसा है, अददी नंबर है वो है 27 का, उसके पूरे होने की जो का दावा है वो पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, लेकिन साथ ही जो वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक हैं उनको मुस्ताफी होने के लिए भी कह दिया गया है आप लोगों की तरफ से, और एक डेडलाइन दे दी गई थी। वो डेडलाइन जो है वो तो गुजर चुकी, तो आगे अब पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है, बिल्कुल मतलब फाइनल है आप लोगों के पास, ये बात तय है कि नंबर पूरे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी असल गुजारिश यह है कि अनवारुल हक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस दिन से उनका ये कहना था कि जी अगर जिस दिन 27 बंदे मेरे खिलाफ पूरे हो गए तो मैं बगैर किसी हिलोजत के इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। तो आपने 27 का जो नंबर जो था वो इसलिए वहाँ पे लेके, हालांकि हमारे पास 27 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली मौजूद हैं कि वो इस 27 को देख के वो शायद ख़ुद इस्तीफ़ा दे देंगे, और अगर वो ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख जो है वो लाएगी, और हमारे पास इतनी तादाद मौजूद है कि हम उसे आसानी के साथ जो है वो उसको उनकी अदम तारीख कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बजाय इसके कि ज़्यादा परेशानी में जाएँ, वो ये अपने जो उनका कौल था, अपना जो उन्होंने वादा किया था लोगों के साथ कि मैं 27 नंबर लाए मैं घर चला जाऊँगा बगैर किसी के, तो उस पर उसको अमल दरामद किया, उनको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब अगर वो नहीं कर रहे अमल दरामद, तो फिर क्या आप लोग अदम एतमाद से उनको फारिग करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं? ये फाइनल हो गया है? जी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और किसी वक्त भी जब लीडरशिप हमें इस बात की इजाज़त देगी तो हम जो है वो मोशन मूव करके जो है उनके अदम एतमाद की तारीख आइन के मुताबिक हम उसको लेके जाएंगे।
उस पर ठीक है। जो अच्छा, देखिए आपने कानूनी जमहूरी तरीका है उस पर अमल दरामद करेंगे। ठीक है, आइन क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं चौधरी साहब? अब जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइया में बताया कि नेशनल असेंबली में 14 अच्छा दिन का वक्त, उसमें आजाद कश्मीर में अगर हुकूमत अगर तो प्राइम मिनिस्टर जी अगर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ी होता है तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली का इजलास तलब करता है और विद इन 14 डेज हमने नया प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब कर रहा होता है जो पहले से तयशुदा रूल्स के मुताबिक, यानी बाकायदा नामिनेशन पेपर दाखिल होंगे, उस पर स्क्रूटनी होगी, फिर उस पर विड्रॉल का टाइम होगा, फिर आदमी लिस्ट जारी होगी, उसके बाद फिर वोटिंग होगी। ये एक प्रोसेस है विद इन 40 डेज अगर वो मुस्तफ़ी होता है। अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होता और उसके अलावा वोट और लोग नफ्स की तहरीक जो ये मूव की जाती है तो इन दैट केस ये होगा कि वो विद नॉट बिफोर द 3 डेज नॉट आफ्टर द 7 डेज, तो विद इन 3 और 7 डेज के अंदर हमें उस तारीख को जो है वो ईवान में पेश करना पड़ेगा, उस पर रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद उसका जो फैसला जिस तरह मेम्बरान असम्बली करेंगे उस तरीके से होगा। जी सर, ठीक है, ठीक है। दोनों सूरतें अच्छा, मैंने आपको बता दी है। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नून लीग के हवाले से और पीपल्स पार्टी के आपस के ताल्लुक, या क्योंकि वफाक में दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, वहां पर दोनों जमातों के दरमियान ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है कि आप दोनों जैसे एक पेज पर नहीं है? वो ये कहते रहे कि भाई आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि नहीं भाई हम हुकूमत में आना चाहते हैं। तो ये मतलब तासुर ऐसा ही मिला कि पीपल्स पार्टी हुकूमत चाहती है और नून लीग चाहती है कि भाई इलेक्शन करा दिए जाएं। तो आपस में बैठे भी, फिर मुशावरत भी हुई है, वाने सदर में भी हमने देखा कि नहीं, मीटिंग्स। असल में अब जी गुजारिश ये है कि किसी के मुतालबे में तो इलेक्शन वक्त से पहले नहीं हो सकते ना जी। आइन में जो किसी हमारी असम्बली का जो मुद्दत दी गई वो 5 साल किया है। जिस दिन नई असम्बली वजूद में आती है उससे 5 साल के बाद 5 साल तक उस दिन देर तक वो जब असम्बली कायम रहती है, अनलेस कि इट इज़ सूनर डिज़ॉल्व्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर या कोई और ऐसी बात हो जाए जिसकी बुनियाद पे वो पहले हो सकते हैं। अदरवाइज़ इलेक्शन जो है वो असम्बली 5 साल पूरे मुद्दत करेगी, तो उसके नॉट बिफोर द 30 डेज नॉट लेटर देन 60 डेज के अंदर उसको इलेक्शन जो है वो कराने ज़रूरी होती है। अगर असम्बली की मुद्दत पूरी भी हो जाए और वो इलेक्शन ना हो तो असम्बली itself स्टेज टू बी डिसॉल्व्ड ऑन दैट डे व्हेन दे टुक द ओथ या केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसलिए ये कहना जी कि पहले गए जब लोगों ने मैंडेट 5 साल का दिया है तो फिर 5 साल की मुद्दत को पूरा करना जो है ये गैर आईनी, इसका आईनी होगा, ये गैर आईनी नहीं होगा। ये मुतालबा तो इस तरीके से कोई भी बंदा मुतालबा करेगा तो उसके कहने पे हम असम्बली डिसॉल्व करते जाएंगे, तो इस तरह तो नहीं हो सकता था जी। अच्छा, टेक्निकली तो वोट, लेकिन वोट के हवाले से अगर बात होती है तो वोट तो लोग जिसको देते हैं उसकी हुकूमत बननी चाहिए। तो पहले कयूम न्याजी साहब वजीर आजम थे, फिर उसके बाद उनके बाद चौधरी अनवारुल हक आए, अब वो भी जाएंगे, अब तीसरा कोई आएगा। तो जरूरी तो नहीं है कि अवाम ने वोट चौधरी अनवारुल हक साहब को ही दिया हुआ है जो वजीर आजम पहले बना था। टेक्निकली हम ये भी तो कह सकते हैं कि कयूम न्याजी साहब को लोगों ने वजीर लेकिन आजम आइन दिया, तो हुकूमत तो उनकी होनी नहीं, चाहिए। आइन में जो बात दी गई आइन में जो बात दी गई है ना जी, मैं उसकी बात करता हूँ। आइन में ये दिया गया है कि मेम्बरान असम्बली की अक्सरियत जो है जिसको अपना कायद ईवान चुनेगी वही वज़ीर आज़म होगा और वही हुकूमत बनाने का हकदार होगा। अगर कोई एक शख्स अपने ईवान का एतमाद खो देता है, अक्सरियत का एतमाद खो देता है, तो फिर ईवान में दोबारा लेके जाके हम उसको खर्ची। इस्तेहकाम के हवाले से बात कर रही हूँ, आजाद कश्मीर में जो इस्तेहकाम है या अदम इस्तेहकाम इस वक्त नजर आ रहा है वहां पर, उसके हवाले से मैं बात कर रही थी। वो तो आपकी बात सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक और सवाल है, ये भी सवाल उठ रहा है कि आजाद कश्मीर की असेंबली में वो डिफेक्शन क्लॉज वगैरह का जो सिलसिला है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के कवानीन है, वो क्यों नहीं है जिस तरह से कि नेशनल असेंबली में है? वहाँ पर भी मौजूद है जी, कानून वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती के साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको रजिस्टर नहीं करवाया, और जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, एक अभी हाई कोर्ट से एक फैसला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। तो उसके बाद फिर और ये जितने भी मेम्बरान असम्बली हैं दे आर नाउ इंडिपेंडेंट्स, ये दे डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई।
तो कुछ पार्टियों ने उसको रजिस्टर करवा लिया दोबारा वो तकाजे पूरे करके, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक उस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो तकाजे थे उनको पूरा कर लिया है, जबकि दीगर जमातों ने उसको पूरा नहीं किया, जिसमें PTI भी शामिल है और बहुत सारी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल मौजूद है, फरार खोसे का मौजूद है, लेकिन अब वो हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, दे कैन जॉइन एनी पोलिटिकल पार्टी, दे कैन जॉइन एनी पार्टी फॉर वोट्स। ठीक है, ऐसे तो फिर, लेकिन इस तरह से तो फिर ये लूप रुकेगा नहीं, कभी एक जमात के लोग दूसरी जमात में चले जाएंगे, दूसरी जमात के लोग तीसरी जमात में चले जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं तो नहीं 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 वो तो ठीक है, लेकिन अब आइंदा इलेक्शन जो आने वाला है उसमें जो अभी 26 में इलेक्शन होने वाला है, उसमें जो पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराएगी वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। जो पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी, अपने आप को रजिस्टर नहीं करेगी, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती है। इसलिए वो बात जो इंडिपेंडेंस वाली बात वो खत्म हो जाएगी। ये तो इस दफा सिर्फ हुआ है ये बात। ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइएगा चौधरी साहब कि जो PTI इल्जाम लगा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के ऊपर कि ये आपस की मिली भगत है और एक अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहता है, दूसरा अपना वजीर आजम लाना चाहता है और मिलकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करना चाहते हैं ताकि हमारा रास्ता आगे वाले इलेक्शन जा सके। लेकिन ये गुजारिश ये है कि PTI हम पे क्या था, PTI का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसको क्यूब न्याजी था, उसको उसकी अपनी पार्टी ने करप्शन के, नेपोटिज्म के और दीगर चार्जेस लगा के उसका वोट और 2 कॉन्फ्रेंस किया। इमरान खान ने उसके खिलाफ नोट कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी और उसको उससे पर इस्तीफ़ा दे के चला गया। उसके बजाय एक दूसरे मंत्री लियाज साहब को लाया गया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ उसके बाद ये 9 लाख साहब आए। लेकिन मैं क्यूब न्याजी साहब जो ये बात कहते हैं, मैं उनसे इस तरह एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ इस करप्शन की चाल लगा के आपको निकाला गया, आपका वोट नो खर्च किया, फिर उसी जमात ने उनको आज़ाद कश्मीर के चैप्टर का जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थी 2021 के इलेक्शन के बाद वी बोथ सिट इन अपोजिशन एंड आई वाज लीडर अपोजिशन फ्रॉम 2021 टू 2023 तक मैं लीडर अपोजिशन रहा हूँ। अब जब यहाँ पे तब्दीली आई तो वो जॉइन थी गवर्नमेंट और मैं स्पीकर बन गया और बाकी लोग जो है वो हुकूमतों में चले गए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत जो थी उसने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो मैं समझता हूँ कि इसका मज़ीद रहना जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं था, कश्मीर की आज़ादी के मफाद में नहीं था, लोगों के मफाद में नहीं था। इन्होंने लोगों को तकसीम किया और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी वहाँ पे एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूँ कि जो किसी भी सूरत में वहाँ के लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर इसके खिलाफ वोटर लोग करप्शन लाना पड़ा इसको हटाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो उनकी वफाकी हुकूमत भी ना आप दोनों जमातों की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि वोट और नो कॉन्फिडेंस हमारा आईनी हक है और हमें इस हक को जो इस्तेमाल करने का हमें पूरा अख्तियार है। ये कोई गैर जमहूरी भी नहीं है और गैर आईनी भी नहीं है, तो इसके लिए बाकायदा वोटर देंगे। जी ठीक है। अच्छा, और फाइनली ये बताइए चौधरी साहब कि जो मुजाहिरे हुए हालिया वक्तों में हमने देखे आज़ाद कश्मीर में, फिर 38 नुकाती एक एजेंडा सामने आया मुतालबात का, वो मुतालबात अब ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल सियासी तौर पर आज़ाद कश्मीर में बनी हुई है, वो मुतालबात जो वफाकी हुकूमत के साथ आप लोगों के तय हुए, उनकी कमेटी के आए आप लोगों के पास मुज़ाकरात करने, तो वो सारा मामला दब नहीं जाएगा जो कि पुराने वक्तों से चल रहा है? आज़ाद कश्मीर की जो डिमांड्स हैं जिसमें तालीम है, सेहत है, ये सारे मामला हैं, तो ये गैर यकीनी वो बैक बर्नर पे नहीं चले जाएंगे मुतालबात? नहीं, गुजारिश ये है कि ये जो डिमांड्स हैं ये कोई ऐसी डिमांड्स नहीं हैं जो कि गैर आइनी हों या गैर कानूनी हों। ये वो डिमांड्स हैं जो हर हुकूमत को वैसे भी पूरी करनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। सेहत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, फूड सिक्योरिटी के हवाले से हो, ये वो रिक्वायरमेंट है जो हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट थी इसने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ये फिर बात जो है वो गलियों चुनाव तक आ गई और जिसके नतीजे में फिर फेडरल गवर्नमेंट को मुदाखलत करनी पड़ी और उनके मुतालबात को बन। आप ये बताएं, अगर ये मुतालबा है जी कि हमें CT स्कैन की ये मशीन दी जाए तो ये किसका काम था? फेडरल गवर्नमेंट का या ये गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का काम था?
ये हमारा काम था, हमने नहीं किया, हमने डिले किया। अगर कोई कह दे जी कि MRI मशीन दी जाए तो ये किसका काम था? इसी तरीके ये छोटे छोटे मामला हैं, ये कोई इतने बड़े मामला नहीं थे जिसको हल ना किया जाता। और अगर ये चाहते तो यकीनी तौर पे ये मामला आपने हमारा बजट में सेहत कार्ड मंजूर होकर बैठा है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। अब उन्होंने डिमांड किया, अब नोटिफिकेशन करना पड़ा। इसी तरीके से एजुकेशन पैकेज तैयार बैठा हुआ है लोगों के लिए, वो नहीं कर सका। तो ये ऐसी बातें नहीं हैं कि जिन पे जो है वो हम इंशाल्लाह ताला जो भी मामलात होंगे वो फिर हम वो जो मामलात हैं उसको लेके आगे चलेंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं पीछे। हम ये अगर ना भी एक्शन कमेटी के मुतालबात होते तो इसके अलावा भी हमने इसको हल करना जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और आखिर में जाते जाते लतीफ़ साहब ये बताइए कि आप फिर मुमकिन तौर पर वजीर आजम बनने जा रहे हैं? शेरवानी वेरवानी तैयार है? मैंने सारी उम्र शेरवानी कभी नहीं पहनी, मैं सलवार की भी या सूट पहनता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए जो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं तो भी ठीक है, किसी और के हक में फैसला करते हैं तो भी ठीक है। हम ठीक है, वैसे आपके फैसले के पाबंद हैं। से ये बात आई है कि आपका नाम भी चल रहा है उन कैंडिडेट्स में कि जो वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के लिए कंसिडरेशन में हैं? बस सोशल मीडिया में तो चल रहा है, मुझे बाकी का नहीं पता कहाँ में चल रहा है। वर्कर्स जो है वो भी ये चाहते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे। जो लीडरशिप फैसला करेगी उसी के मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वैसे अगर बन गए तो शेरवानी फिर नहीं पहनेंगे, फिर सूट पहनेंगे? आप पहन सकते हैं सर शेरवानी? मैं सूट पहनूंगा, मैं शेरवानी पहन एक सेरेमोनियल एक चीज है। लेकिन मैं सच्ची बात है, मैंने जो वाशकट होती है जो आजकल स्पेसिफिकली लोग लगाते हैं, मैंने कभी वो नहीं पहनी। मैं अगर मुझे जरूरत पड़े तो कुछ शलवार के ऊपर मैं कोट पहनता हूँ, चाहे वो गर्मी में क्यों ना हो। इसी तरीके से या सूट पहनता हूँ। मैं कभी शेरवानी का वो मसला ही नहीं है। मैंने शेरवानी पता नहीं क्या बात है, मैंने कभी साजिदगी नहीं पहनी। चले, कुछ चीजें जिंदगी में पहली दफा होती हैं सर। अब वजीर आजम भी तो इंसान पहली दफा ही बनता है ना। वो ठीक है, मुझे उस पर कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं जैसा भी होगा। क्या करेंगे। चौधरी लतीफ अकबर साहब नाजरीन मौजूद थे। तुर्किया में जारी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां से क्या नतायज सामने आ सकते हैं? टेक्निकली तो कुछ ना कुछ ऐसी मस्बत इशारे वहां से मिल जाने चाहिए थे अभी तक, क्योंकि 3 रोजा मुज़ाकरात का ये राउंड था और जो कि 3 रोज में दाखिल होने के बाद 3 रोज खत्म भी हो गए। और चूंकि वहां से कोई ऐसी खबरें या इतलात मौसूल नहीं हुई और वहां जो नतीजा खेज वो साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको चौथे रोज में भी दाखिल होना पड़ा। अब वहां से किस किस्म की खबरें निकलने का इम्कान है? क्या ये मुज़ाकरात हम कामयाब समझें या इन मुज़ाकरात को नाकाम डिक्लेयर कर दिया जाए? भारत का क्या रोल है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है उसके अंदर? इस हवाले से तज्जिया लेंगे, जानेंगे। हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक की जो अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की बातचीत है, जो पेशरफ्त वहां पर हुई है, आपको क्या इशारे नजर आ रहे हैं? कितना मस्बत, कितना मनफी या कुछ दरमियान का आपको लग रहा है ये सारा जो भी एक एपिसोड चल रहा है? जी शिफा, अभी तो जो वहाँ पे सिचुएशन है जी, दिस इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। हम तो पहले भी एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म था इसके साथ जुड़ा हुआ, बट जिस तरह की वहाँ से इतलात आई हैं और जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वहाँ से हमारे साथ, वो आई थिंक दिस इज नॉट इनकरेजिंग। जो मुज़ाकराती टीम है वो कोई इतना, आई डोंट नो कि हाउ मच मैंडेट दे हैव, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए शिफा देख लेना आप, 2021 में उन्होंने जो दोहा में किया, वो तो सीनियर लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व थी जिन्होंने अमेरिका के साथ एकॉर्ड किया, तो उसको भी उन्होंने कभी कंप्लीट नहीं किया। अफगानिस्तान की अनफॉर्चुनेटली एक पूरी कंट्री का एक इम्प्रेशन हमने बना लिया, बट ये दिस इज ऑफ देयर ओन डूइंग्स। खासतौर पे मुजाहिदीन और अभी तालिबान को हमने देखा है कि रशियन वॉर के बाद भी खाना काबा में बैठ के इन लोगों ने मुआहदे किए, लेकिन उसके बाद जाते ही इंट्रा अफगान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अभी फिर तालिबान ने 2021 में जब मुआहदे किए उसका एक भी चीज उन्होंने पूरी नहीं किया। अमेरिकन अपने पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सका, और ये पोस्ट अमेरिका तालिबान जो इन्होंने कोई प्रॉमिस, तो इसका मतलब यह कि ये पावर में रहना चाहते हैं। The children of conflict इस फ्रिक्शन के बीच में पावर में रहना चाहते हैं। They have nothing to do with Afghanistan even।
तो जो एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट नहीं है, तो इनकी स्टेट्स क्राफ्ट और इनकी जो नेगोशिएशंस है वो भी जो एटीट्यूड होगा या जो एक बिहेवियर होगा वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स वाला ही है, और वही हमें सामने आया है। 3 दफा इन्होंने मुआहदा किया, ड्राफ्ट तैयार हो गया। तीसरी दफा तो जो पाकिस्तानी हेड थे शहाब साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी इस्लाम में भी 3 दफा जो चीज हो जाती है तो वो फिर फाइनल होती है, एंड दे एग्रीड कि जी ये फाइनल है। लेकिन फिर जहां पे फोन किया गया काबुल में और उसके बाद जहां से स्ट्रिंग हिलाए जा रहे हैं, तो बहुत से अमामिल शामिल हो जाते हैं। प्रॉब्ली एक तो सारी फैक्शन जो है वो जो नई स्ट्रेटजी है विद देयर न्यू प्रॉक्सी स्पॉन्सर फ्रेंड इंडिया जो है उसके साथ मिलके और एक फ्रिक्शन में रखना चाहते हैं जिस पूरी स्टेट को, तो इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग सिचुएशन। जी जी, अच्छा मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ। बिल्कुल, इंडिया के हवाले से आपके लिए मेरे पास 2 अहम सवालात हैं, लेकिन उससे पे जाने से पहले जिस टाइमिंग में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ, और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अगर हमें ये लग रहा है कि उनके पास पूरा मैंडेट नहीं है, तो फिर इनको चौथे रोज में डालने के बजाय तो फिर हमें खत्म कर देना नहीं चाहिए था 3 रोज बाद, जब हमने देखा कि नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। और एक और सवाल भी मेरा आपसे ये है कि क्या हमने देर तो नहीं कर दी उनको एंगेज करने में, जब हम ये देखते हैं कि हमारे वज़रा ये कहते रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, तो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कहीं हमने कोई मामला ज्यादा खराब तो नहीं कर दिए? हमने तो नहीं कर दिए। शफा, एक चीज हमारे पाकिस्तान में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। देखिए, कंटिन्यूसली अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होते रहे जी, पाकिस्तान के भी होते रहे। 2021 में भी आपको याद होगा वो सही थे या गलत थे, रीसेटलमेंट की जब बात हुई तो उसके बाद भी आपने देखा कि फौरन ही सिचुएशन खराब कर दी गई जी। उसके बाद फ्रेंड्स भी इनसे बात करते रहे, सऊदी अरेबिया ने बात की है, कतर ने की है, चाइना के साथ हमारा ट्रायलैटरल चलता रहा, तो डायलॉग तो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। बट जितना आई थिंक वो लीवरेज के तौर पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान को या तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने जो आईएसएफ के खिलाफ इतना लंबा अरसा जिहाद किया जी, तो इनके अपने डायरेक्ट जो दूसरे कमांडर्स हैं तमाम कमांडर के साथ एक राब्ता भी इस्टेब्लिश हो चुका है। सेकेंडली, अफगानिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि ओवरऑल तो तालिबान अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं कि जी हमारा हुकूमत है, हम पावर में बैठे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने रीजन्स बांट दिए हैं जी। जो कमांडर जिधर जिधर पावरफुल है उन्हें कहा गया कि जी आप फ्रेंचाइज का बोर्ड तो तालिबान का लगा ले और अपनी फिर अथॉरिटी वहां पे करे। That's why they are not even coming with any agenda of Afghanistan जी। अब जो देश की आप बात कर रही हैं, क्या तुर्किया और कतर इसमें अपना कोई किरदार सालसी का अदा नहीं कर सकते इस वक्त? वैसे तो चूंकि तुर्किया में ही हो रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी भी एक ख्वाहिश है कि मामला सेटल हो जाएं, लेकिन क्या वो एक्टिवली इसमें बैठकर कोई बातचीत प्रॉपर तरीके से किसी हतमी अंजाम की तरफ इस मुज़ाकरात को ले जाना चाहिए उनको? हम क्या उनसे तवक्को रखते हैं? ये देखिए, पाकिस्तान बहुत खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात में शामिल हुआ है जी, और अभी तो ये मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा था ना, लार्जर तो बातचीत हो गई थी कि जी सीज फायर हो जाएगा और एड्रेस किया जाएगा, और ये जो एड्रेस किया जाएगा इस इशू को तहरीके तालिबान के या जो नॉन स्टेट एक्टर्स वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की शक्ल में। अच्छा, अब उसका मैकेनिज्म और निटी ग्रिटीज होती है। अच्छा, टर्किया और कतर का भी जो रिपोर्ट्स आ रही है, दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव रोल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी खुले दिल के साथ गया है, लेकिन ये अगर चौथे दिन में जा रहे हैं तो इसमें टर्किया और कतर का रोल है जी। जो इतलात आई है उसमें वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, और वो टर्किया और जो कतर है वो खुद शॉक में है फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ दिस नेगोशिएशन टीम। और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का एक ग्रुप है, प्रॉबेबली वो जो ग्रुप मेंटालिटी है वो इस वक्त एज कंपेयर टू द स्टेट स्ट्रक्चर डायलॉग के अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करते उससे ज्यादा वो छाई हुई है जी। That's spoiling the whole thing जी। साहब, आपने तो 2 ममालिक की बात की है, तुर्किया की और कतर की, लेकिन मैं एक और मुल्क की बात करना चाह रही हूँ आपसे, और भारत के एक बड़े मारूफ तज्जियाकार हैं प्रवीण सोनी, और वैसे तो टेक्निकली उनको बड़ा बैलेंस किस्म का एक कमेंटेटर माना जाता है। वो ये कह रहे हैं कि सिंदूर 2 इज इमिनेंट, वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं। और साथ ही मैं भारत की तरफ आपकी इस चीज के ऊपर भी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि भारत सपोर्ट फराहम करने की बातें भी हो रही हैं अफगानिस्तान के लिए। दरियाए काबुल के ऊपर 12 डैम बनाने की सपोर्ट भारत ने फराहम करनी है अफगानिस्तान को। तो आपको क्या नजर आ रहा है, भारत किस तरह से हैंडल कर रहा है ये सारी सिचुएशन? मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का जो है वो अभी जो किरदार है बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। ये जो नेगोशिएशन का फेलियर है, मुत्तकी साहब का जो दौरा है वो उसके असरात नजर आ गए हैं जी। जो वाटर वाला हुआ और सिंदूर 2 की जो आप बात कर रही हैं
मेरी नजर में तो संदूर इज कंटिन्यूइंग जी, जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और बड़ा प्रोनाउंसली उन्होंने क्लेम किया, वो तो ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि जी हम डिस्टेबलाइज करेंगे अफगानिस्तान को, मानना तालिबान रजीम को। ये जो 2021 में ये सबसे ज्यादा इन्होंने शोर मचाया सिक्योरिटी काउंसिल में गया है कि इस रजीम को ना माना जाए, ना अभी ये इनको जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो औरतों पे जो ये बात करते थे, और इंडिया के अंदर भी एक सीरियस स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो तबका है वो इसके खिलाफ है कि ये तालिबान रजीम को इंडिया ने मानकर अपना जो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर चेहरा था उसको मस्क किया है जी। बट दिस इज देयर पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, और संदूर इज ऑन जी। संदूर को मैं कभी नहीं कहता कि खत्म हो गया, जरा उसने हाइब्रिड वाला और ये अफगानिस्तान कोलैबोरेशन के साथ इसको ज्वाइन कंटिन्यू कर लिया। व्हाट आर वी डूइंग पाकिस्तान काउंटर सिंदूर टू? हम उस तरीके से कोवर्टली क्या कर रहे हैं टू काउंटर सिंदूर टू? पाकिस्तान आई थिंक जी कोवर्टली की तो नहीं, अभी तो ओवर्टली सारी चीजें कर रहा है, और बड़ा क्लियर इस दफा सिग्नल हुई है जी। ये जो तालिबान के खिलाफ आई मीन कंधार और काबुल में जो चीजें हुई हैं व्हाटसोएवर, दैट इज क्लियर इंडिकेशन कि पाकिस्तान नाउ विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स जी। आप देखिए शिफा, जो वॉर है ना जी, या जो कंटेस्टेशन है, उसका एक ही मकसद होता है, ईदर टू मेंटेन द डेटरेंस, और अगर डेटरेंस फेल हो जाए टू रीगेन द डेटरेंस। मिलिट्री का टोटल काम ये है, तभी जाके आपके मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जब अगर देखें ना, अभी वो इसलिए भी थोड़े से कर रहे हैं कि शायद वो समझते हैं कि हमें मिलिट्री विक्ट्री हो सकती है, लेकिन ये विक्ट्री अफगानिस्तान के लिए नहीं है जी, लेट देयर बी नो डाउट। ये अभी इंडिया की जंग लड़ रहे हैं, अपने जाती जंग लड़ रहे हैं, अपनी जाती इकोनॉमिक्स जो उनको अटैच है टेररिज्म के साथ और इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ। दिस इज टोटली तालिबान regime own battle. This has nothing to do with the state of Afghanistan. That's why इंडियन जो बातचीत भी है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रस्ट को वेपनाइज किया है। दिस इज द हार्डेस्ट फॉल। फिर आप पानी की भी बात कर रहे हैं, बाकी तो अभी पाकिस्तान भी फिर वेपनाइज करेगा इकोनॉमिक्स को। विदाउट पाकिस्तान यू कांट गवर्न अफगानिस्तान, एंड विदाउट स्टेबल अफगानिस्तान यू कांट हैव अ स्टेबल पाकिस्तान जी। अच्छा, तो जनरल साहब फिर ये बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता, बिकॉज जाहिर है मेरा तो अपना उस खित्ते से ताल्लुक है, तो मैं तो ऑल द मोर रीजन में चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आए, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला ठीक हों। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये मज़ाकरात नहीं पॉजिटिविटी के ऊपर एंड होते, नहीं इनमें से कुछ निकलता, नाकाम हो जाते हैं इन अदर वर्ड्स, तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, पाकिस्तान तो काइनेटिक ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे जी। वो एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो थोड़े से बढ़ेंगे, फ्रिक्शन बढ़ेगी, थोड़ी सी सिचुएशन विल नॉट बी वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। और फिर पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और रीजनल एप्लीकेशन है, क्योंकि कतर और तुर्किया भी बड़े अप्रीहेंसिव हैं जी इनके इस एटीट्यूड से, दे आर नॉट हैप्पी। तो आई थिंक एक कोलिशन जाएगी। और मैं एक शिफा, सॉरी टू से बट दिस इज फैक्ट, कि मैं एक अमेरिका का फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ जी। वो स्टेक होल्डर भी है, वेपन्स भी छोड़ के गए हुए हैं सब, ऑलरेडी $7 बिलियन के बैकग्राउंड में उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया है। तो आई एम सीइंग अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये खुद सॉल्व नहीं करते, और फिर सिचुएशन विल बी मोर ग्रेव जी। और वो फाइनली ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अमेरिकन इंटरेस्ट देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? अमेरिकन देखे ना, उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फेल हुआ है इंडिया टू परसू एंड चैलेंज देयर मेन कंपिटिटर, तो वो वैक्यूम तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसने अब खुद फैसला किया कि वो इस रीजन में मौजूद होगा जी। बैकग्राउंड की जो वो बातें कर रहे हैं, और दूसरा वो जो पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि उन्होंने ये मसाइल को हल करना है, तो अमेरिकन डू हैव इंटरेस्ट इस रीजन के बीच में। इसमें वैक्यूम तो नहीं छोड़ सकता ना, उसका वो प्रॉक्सी तो यहाँ पे रहा नहीं है, या उसका सपोर्टर नॉन जो एक कंट्री थी, तो वो खुद उसको स्पेस को कवर करेंगे जी। अच्छा, और क्विकली ये भी बताइए कि ये हो सकता है कि ट्रंप फिर दोबारा से यहाँ पर भी इंटरवीन करें, यहाँ पर भी कोई सुलह सफाई कराने की कोशिश? जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ जी। आई एम सीइंग हिज रोल और अमेरिकन रोल इन अफगानिस्तान, अगर इन्होंने इस मौके का फायदा ना उठाया अफगानिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनरल जाहिद महमूद साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद। इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करें तो मुसलसल एक जुहद मुसलसल जिसको हम कहते हैं, उसमें ये जमात लगी हुई है। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला हैं, जिनकी काबीना अभी तक नहीं बन सकी, और उसकी बुनियादी वजह ये है
कि इमरान खान से, उनके लीडर से उनकी मुलाकात नहीं कराई दी जा रही। सो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने कर लिया है। इसी के साथ साथ जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही है, बहरहाल उनकी मुलाकात एक और शख्सियत से हो चुकी है और वो जो मुलाकात है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके हवाले से बड़े अहम इशारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमा हैं वो देने की कोशिशें कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात कोर कमांडर पेशावर से हुई और जराये के मुताबिक खबरें जो सामने आई उसमें ये बात सामने आई कि सुहेल अफरीदी साहब को कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की है। इस सारी मुलाकात के तनाजुर पर एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी अब जब कोर कमांडर से मिल आए हैं तो अब वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। सो अब इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या। वो कहते हैं कि हमारे बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो क्या तौहीन अदालत की किसी भी किस्म की दरखास्त उनको बानी की मुलाकात कराए जाने के हवाले से फैसिलिटेट कर पाएगी? ये मुद्दा है, ये सवाल है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला हुआ है उससे कुछ होता नजर आ रहा है, कोई इम्कान? क्योंकि उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने भी ये अहकामात जारी कर दिए थे पीटीआई के हक में कि इमरान खान से जो मिलना चाहता है उनकी सवाबदीद है इमरान खान की, और जो जिससे इमरान खान मिलना चाहते हैं उनको उनसे मिलवाया जाए, लेकिन हुआ उस पर कुछ नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि फैसिलिटेट करा सकेगी आपकी मुलाकात तौहीन अदालत की दरखास्त के थ्रू? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू उस वक्त किया जब हमारी मुलाकातें अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं करवाई जा रही थी, यानी कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। उन कंटेम्प्ट पटिशन को समाअत के लिए फिक्स ही नहीं किया। पिछले दिनों एक लार्जर बेंच बना जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि शायद आज सुहेल अफरीदी साहब की भी पटिशन लगी है, हमारी भी साथ लग गई तो मुलाकात की तरफ बढ़ जाएँ। वहाँ ये हुआ कि एक और पटिशन जो सरकार लेकर आई हुई थी, बेसिकली उसको लगा के, उसको सुन के उसके अंदर जो है ऑर्डर पास करना था। और वो आपने देखा कि एक जो सियासी गुफ्तगू के हवाले से जेल के अंदर कोई भी कैदी, उसके लिए जो कानून था उसको दोबारा बहाल किया कि यानी पाबंदी एक तरह से कहें कि लग गई दोबारा कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो वो ऑर्डर जो पास किया वो नज़र आ रहा था कि ये सारा का सारा जो पटिशन बाकी भी लगाई गई हैं इसके पीछे ये जवाज़ है। देखिए, ये इमरान खान साहब के पैगाम से इतना खौफ खा रहे हैं कि पहले उनकी वीडियो, उनकी तस्वीर, उनके नाम के ऊपर सारी पाबंदी लगाई गई। फिर आपने देखा कि जिस तरह जो है उनसे मुलाकातें उनके रुफ़का की, वकला की, उनकी फैमिली की महदूद की गई। 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, किसी सियासी रहनुमा की यानी जो जुमरात को लिस्ट जाती है नहीं होती। यानी राजा साहब मिलें या गौर साहब मिलें, वो तो वकील भी हैं केसेस के अंदर, तो वो आप नहीं कह सकते कि ये पार्टी की लीडरशिप है। मतलब सियासी लीडरशिप यानी तमाम की तमाम जा सकती है। लीगल के अंदर उन्हें इजाज़त मिलती है, वो भी केस के अंदर या मंगलवार दिन के अंदर कोई जाकर मिल लेता है। तो इमरान खान साहब को तमाम तरुफ़का से बिल्कुल आइसोलेट किया गया है। इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली आज भी 3 बहनें थीं, उनमें से सिर्फ एक को इजाज़त दी, किसी एक वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी कि सिर्फ उज़मा आपा गई और वो खान साहब की बात लेकर आई। देखिए, खान साहब का पैगाम तो आता रहेगा। आप ट्विटर के ऊपर पाबंदी की तरफ बेशक बढ़ें, पटिशनें फाइल करें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान का पैगाम रुक नहीं सकता, क्योंकि वो इस कौम की, इस मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की फिलाह की बात करते हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, इस बात को सपोर्ट करती है। वो 8 फरवरी को भी आपने देखा, वो कल इलेक्शन नवाज शरीफ के हल्के में खड़ा कर लें, मुझे मुखालफ खड़ा कर दें, फिर आप देख लीजिएगा किसके साथ कौम खड़ी है जी। तो अच्छा, ये सूरत ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपको रेस्क्यू कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ हमने ख़त लिखा था सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से और उसमें यही कहा गया था कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अहकामात हैं। रूल 92 जो है वो जेल मैनुअल जो है, प्रिजन रूल 1978, उसके मुताबिक ये किसी भी कैदी का हक होता है कि उससे उसके रुफ़का, फैमिली, वकला जाकर मुलाकात कर सकते हैं। तो उस पर हमें कोई जवाब नहीं आया, उस पर हमने बार बार जो है वो दरवाज़ा भी खटखटाया। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहे, यही बात करते रहे कि इमरान खान के केसेस लगाइए। ठीक है, अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, अगर आगे भी नहीं होती सुनवाई, तो फिर
पीटीआई का अगला क्या लाया अमल? सड़कों पे मुलाकात करने के लिए वही एहतजाज वाली स्ट्रेटजी है जो देखें तहरीक के मूड में तो हम हर वक्त हैं। आपके सामने है कि सोहेल अफरीदी ने जाके आवाम के अंदर भी ये बात की, वो करक के अंदर गए, वो चार सदा गए, वो खैबर गए, और भी जगहों पर जाएंगे और हम बात करें। लेकिन फैसला साज जिन्होंने रुकावट डाली, जो रखना डाल रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, जरदारी थे, बाकी तमाम थे, उनको तो 100 लोग जाकर मिलते थे, कीमे वाले नान और कोरमे खाते थे, उनके ऊपर तो कोई कदगन नहीं था। हालांकि उनके ऊपर सियासी नहीं केसेस थे, बल्कि उन्होंने करप्शन की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अपार्टमेंट्स बनाए थे जिनकी रसीदें आज भी नहीं दी गई। इमरान खान तो सियासी कैदी हैं, उनको बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं है। इन्हीं हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए तो इमरान खान आज जंग लड़ रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ मिलके शाना बशाना खड़ी है और हर बंदा इंशाअल्लाह ताला पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ लोगों का ये भी सोचना है और ऐसा मानना है कि सुहेल अफरीदी का चूंकि वफाक के साथ एक इशू चल रहा है, वो ललकारते भी हैं वफाक को, बातें भी बड़ी खरी खरी सुनाते हैं, तो जब तक उनका इशू वफाक के साथ हल नहीं हो जाता तब तक ये मुलाकात भी नहीं हो सकती। आपको भी ऐसा लगता है? आपको लगता है वफाक का और सुहेल अफरीदी का आपस में जो भी रिलेशनशिप हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात का? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो खान से मुलाकात वो करना चाहते थे, सूबे के हवाले से इंतज़ामी मामला, वहाँ गवर्नेंस, वहाँ काबीना का मामला था, बाकी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हर चीज़ के ऊपर वो बात करना चाहते थे, गाइडलाइन है, क्योंकि सरबराह हैं, पार्टी के लीडर हैं, कप्तान हैं टीम के, और उनसे उनका मिलना ज़रूरी था। वो हक रखते हैं, जाकर बातचीत कर सकते हैं। तो उनकी जो मुलाकात रोकी गई, आज खान साहब ने काबीना की हद तक तो एक इनिशियल अप्रूवल दे दी है। खान साहब ने कहा है कि काबीना जो है वो आप बना लीजिए, यानी छोटी शॉर्ट काबीना बना लीजिए, जिसमें आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आपको ज़रूरत है कि इतने काबीना के अरकान, यानी 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी शॉर्ट काबीना जो है आप बना लीजिए, ताकि आप रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो आगे बढ़ा सकें। क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, सुहेल अफरीदी साहब तो इस बात पर आमादा नहीं थे कि मैं खान साहब से मुलाकात किए बगैर कोई काबीना बनाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इनिशियल टीम जो है आप लगाइए, मज़ीद तो फाइनल सारी होगी, यानी सारी काबीना होगी, वो फिर बाद में वो मुलाकात के लिए एफर्ट करते रहेंगे। जुमरात को फिर मुलाकात का दिन है, जुमरात को वो फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि मुलाकात कराई। और जो टकराव के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे मुनीब फारूक साहब ने और दीगर ने, कि बिल्कुल जी क्रॉस है, बात यह है कि कानून के मुताबिक चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो नवाज शरीफ मंजूर नहीं है तो मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। एक प्रोसेस है ना कि उसके लिए अदालतें हैं, तो अदालतों ने इजाजत दी है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, कोई कैसे रोक सकता है? उनको नहीं रोकना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, अब आपने लेकिन जो अहम खबर दी है वो ये है कि शॉर्ट काबीना बनाने की इजाजत दी गई थी और सुहेल अफरीदी साहब का भी ये मानना था। बेसिकली सुहेल अफरीदी खुद इस बात पे मान नहीं रहे थे, रजामंद नहीं थे, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन था कि वो शॉर्ट काबीना बना लें। तो क्या अब शॉर्ट काबीना बनने जा रही है? जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती उसके बावजूद भी शॉर्ट काबीना बन जाएगी और फिर आगे खान साहब से मुलाकात की कोशिशें करते करते जब हो जाएगी तो फिर काबीना में मजीद इजाफा हो जाएगा, ऐसा है? जी, सुहेल अफरीदी साहब को निकलते ही पैगाम दे दिया गया था, उन तक पहुंच गया, उनसे मेरी खुद बात हुई और वो बिल्कुल उनको बताया गया कि खान साहब का हुक्म है कि आप जो एक रोज़मर्रा के मामलात के लिए, यानी जो ज़रूरत है इस वक्त, उसके मुताबिक जो आप समझते हैं कि एक शॉर्ट काबीना बनानी है वो आप बना लीजिए और वो बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगी। अच्छा, अब फाइनली ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो दिलचस्प एक जुमला कहा, सुहेल अफरीदी साहब और कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई सुहेल अफरीदी की उनके साथ, कोर कमांडर पेशावर की, उन्होंने कहा कि अब इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी इसके बाद अच्छे बच्चे बन जाएंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं आप लोगों के वो सेटल होने जा रहे हैं, या हो सकते हैं किसी तौर पर कोई मामलात, कोई मज़ाकरात की तरफ कहानी, कोई बातचीत? देखें, बात यह है कि तासर गलत ना दीजिए ना। आप तो छुप के डिग्गी में बैठ के भागने वाले हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे बन जाइए, उसके बाद ही जलसे के अंदर, ये किसी को पता नहीं है, ये मुलाकात जुम्मे की है और जुम्मे को 11 बजे, यानी दिन 11-12 का टाइम था जब वो दिन दिहाड़े आए हैं, रात के अंधेरों के अंदर कोई वारदात नहीं डाली, सबको पता था, सबके सामने आ रहे थे। वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। कोई छुप के ऐसी क्लास नहीं थी कि किसी ने आके क्लास ली और वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कानून और आइन की बात है, इंसाफ की बात है, एक मौक़िफ़ है, एक जमहूरियत की बात है। उसके लिए अपने लीडर के विजन के मुताबिक वो बिल्कुल उसी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। अच्छा, सुनेंगे तो अपने लीडर इमरान खान की सुनेंगे, उनके नजरिए को, उनके विजन को वहां इंप्लीमेंट करेंगे जी इंशाल्लाह।
ठीक है। और जो खैबर, और मैंने चूंकि ये सवाल इसलिए पूछा कि मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो दहशतगर्दी या जो ऑपरेशन की मामलात हैं वो ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि मैं कोई सियासी बयानबाजी राना साहब की करूं। लेकिन उनका मकसद हो सकता है कि इस बात में ये भी हो कि अच्छे बच्चे बनने से मुराद उनकी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मुखालफत चल रही थी ऑपरेशंस की, या वो वाला जो आंसर था, वो उसमें कोई तब्दीली आ सकती है, या वो स्टांस बिल्कुल फाइनल है, हतमी है पीटीआई का जो अभी लिया हुआ था आप लोगों ने? बिल्कुल वही हतमी है जी, वही फाइनल है जो खान साहब का विजन है कि बातचीत से तमाम लोगों को एतमाद में लेकर हमारे वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, अफगान हुकूमत, वहाँ की अवाम और तमाम लोग बातचीत से इस मसले का हल निकालिए। क्योंकि ये दहशतगर्द उस वक्त जो बसाए गए थे, जिस वक्त ज़बरदस्ती हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द घुसाए गए थे, उनको बसाया गया था, वो आज भी हम कह रहे हैं कि उस वक्त हम रजिस्ट करते रहे। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि बातचीत से मसले का हल निकली, जो कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर निकाला। आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सोहेल अफरीदी साहब ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नईम हैदर पंजोथा साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। सोहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, ऐसा कहना था नईम पंजोथा साहब का। और कोई रात को अंधेरे में मुलाकातें नहीं हुई, डिग्गी में बैठ कर नहीं आई, ये वाली बात भी पंजोथा साहब ने की। दिन दिहाड़े मुलाकात थी, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, तो इसमें कोई ऐसी अच्छे बच्चे बनने वाली कोई कहानी है नहीं, ये पंजोथा साहब का कहना था। अब देखते हैं पीटीआई के जो सीएम हैं, नए आने वाले सीएम सोहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात खान साहब के साथ कब होती है। लेकिन जो अहम खबर नईम पंजोथा साहब ने दी वो यही थी कि छोटी काबीना, शॉर्ट काबीना जो है वो बनने जा रही है, और वो बन जाएगी, उसकी इजाज़त इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को दी हुई है, और अब ऐसा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।